आज हम बात करेंगे नेशनल हीरो जो हमारे फूड सिक्योरिटी और ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फाउंडर थे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की करेंगे, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ एबंडेंस कहा जाता है, जो भारत में प्रचुरता के जनक थे। इस स्क्रीन पे दो पिक्चर लगे हुए हैं। ये यूएसए की पिक्चर है, मतलब वियतनाम वार जो हो रही थी यहाँ पे। ये वियतनाम वार की फोटो है, और इधर है कि जो 1943 में इंडिया फेमाइन से लड़ रहा था, इंडिया जो अकाल से लड़ रहा था। ऐसी एक तरीके से ऐसी बैकग्राउंड थी कि जब भारत जैसे भारत के पास पर्याप्त भंडार नहीं थे खाने को लेकर, है ना। अंग्रेज जो थे बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर चुके थे लो यील्डिंग क्रॉप्स। जमीनें जो थी खाली पड़ी थी, जो बीज थे उतने उत्पादक नहीं थे। और इसके साथ साथ फॉरेन एड पर जो हमारी मजबूरी थी कि हम विदेशी सहायता पर निर्भर थे, उसी में यूएसए ने कह दिया कि हम जो पब्लिक लॉ 480 के तहत, जो हम प्रोग्राम के तहत जो फूड देते हैं, लो क्वालिटी फूड था, लेकिन हम उसको भी देने से मना कर दिया यूएसए ने। इस स्थिति में भारत जब 1960 के आसपास, इसके बाद भारत फिर से ये वाली स्थिति आने वाली थी बंगाल फेमाइन की। लेकिन ऐसी स्थिति में, मतलब इन्हीं स्थितियों से प्रेरित होकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा देश के लिए जीते हैं और अपना मतलब एक तरीके से अच्छी खासी आईपीएस का करियर छोड़ के डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने देश की परिस्थिति से एक तरीके से उसको ध्यान में रखकर सबको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए नेशनल जो जो हमारे नेशनल प्राइड है एम एस स्वामीनाथन, वो आगे आए और फाउंडिंग एक एक तरीके से नींव बने भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन के। तो आज मैं बात इन्हीं की करूंगा, भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की। इनका पूरा नाम है इनका पूरा नाम है मोनकोम्बू संबीसिवन स्वामीनाथन। मोनकोम्बू संबीसिवन स्वामीनाथन। और इन्होंने एक तरीके से भारत के जो फूड सफिशियंसी को है उसको स्थापित कर दिया। साइमल्टेनियसली लेड द फाउंडेशन फॉर एवर लास्टिंग फूड सिक्योरिटी, और ये हमेशा रहने वाली फूड सिक्योरिटी की स्थापना की, जो खाद्य सुरक्षा की स्थापना की डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था 7 अगस्त 1925 को, और 28 सितंबर 2023 को उनका देहावसान हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की। ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। यूएसए 1955 से लड़ रहा था वार 1975 तक, वियतनाम वार। इंडिया उस समय पॉलिसी जो लाग चुका था एक तरीके से नॉन अलाइन मूवमेंट का, मतलब हम किसी के पक्ष में नहीं थे। ट्रू मैन पॉलिसी के तहत जो 12 मार्च 1947 में आई थी, वो यूएसएसआर को एक तरीके से काउंटर करने के लिए ट्रू मैन पॉलिसी थी, और उसके बाद कोल्ड वार शुरू हो चुका था। यहाँ पे भारत जो वियतनाम में यूएसए लड़ रहा था, तो भारत उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे भारत न्यूट्रल था। तो इसीलिए यूएसए की हमेशा आदत रही है कि वो जो उसके संसाधन है, जो उसकी जो फैसिलिटी है, जो फैसिलिटेट करता है मित्रों को या जो साथ के देश हैं उनको, तो उसको वेपनाइज कर देता है। तो यही यही काम उसने भारत के साथ किया। उसने जो उस समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन, उन्होंने मतलब ये फूड जो पब्लिक लॉ 480 जो वीट था, लो क्वालिटी का एड था, क्योंकि भारत उसकी वियतनाम की ना तो आलोचना कर रहा था, एकदम न्यूट्रल वो अपनाया हुआ था, नॉन अलाइनमेंट था कि हम किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने जो पीएल पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम के तहत, इसको पीस फॉर फूड भी कहते हैं, फूड फॉर पीस, फूड फॉर पीस, इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने मना कर दिया कि हम एड नहीं देंगे। अब 1960 के बाद ये आया था प्रोग्राम 1954 में, और ये से चाहता था कि जो भी हमारे मित्र देश हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए हम उनको जो जो यूएसए का जो सरप्लस फूड था, यूएसए का सरप्लस फूड था, वो हम एड के रूप में प्रोवाइड कर देंगे उनको, मतलब लोकल करेंसी में और कम रेट पे। लेकिन अब ये भारत को देने से मना कर दिया। और भारत की स्थिति ये थी कि ग्रेनरीज खाली थी, क्रॉप का उत्पादन हो नहीं रहा था ठीक से, अनहेल्दी रिलायंस ऑफ जैसे
जो विदेशी सहायता उस पर निर्भर था। अमेरिकन PL 480 प्रोग्राम के तहत जो सहायता थी वो भी मना कर दी गई, और उसके पहले बंगाल फेमाइन जैसी स्थिति आ चुकी थी। 1930 मतलब उस समय 1945 तक वर्ल्ड वार चला था, उसके बाद ये स्थिति हुई थी। ये 1943 की स्थिति है। तो इसी में MS स्वामीनाथन आगे आए और उन्होंने ईवर लास्टिंग सदा रहने वाली जो मतलब फूड सिक्योरिटी की नींव रखी, और इनको इकोनॉमिक इकोलॉजी का इनको पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। इनको बायो हैप्पीनेस एक कॉन्सेप्ट है, वो भी इन्होंने दिया था। बायो हैप्पीनेस यहीं से डिराइव होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि इकोलॉजी और इकोनॉमी साथ में चलते हैं, अलग अलग नहीं रह सकते। आज के यूथ के लिए वो आइडियल और नेशनल प्राइड है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उनसे आज के यूथ हम लोग बिल्कुल विजन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कोई देश के लिए जीता है, उनके महान कार्यों से सीख सकते हैं। 2025 में उनके जन्म का शताब्दी वर्ष मनाया गया था, 100 वर्ष मनाया गया था उनके जन्म का। हम उनके साइंस के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, सतत कृषि तथा सामाजिक एकता के विचारों को सीख सकते हैं। अनवेवरिंग कमिटमेंट ऑफ साइंस, एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इक्वालिटी। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। एक टेम्पल टाउन है कुंभकोणम, ये तमिलनाडु में, वहां पे हुआ था। वह 1943 में बंगाल फेमाइन के अकाल के साक्षी थे, जैसे मैंने फोटो दिखाया था। और यहाँ पे बंगाल फेमाइन में 3 मिलियन लोग मरे थे, 3 मिलियन जो आंकड़े अवेलेबल थे, इससे ज्यादा भी था। स्वामीनाथन वाज डिटरमाइंड टू एलिमिनेट हंगर विथ साइंस, और उनका लक्ष्य था कि हम जो भूख थी उसको तकनीकी से दूर कर देंगे, वैज्ञानिक विकास से दूर कर देंगे, और उन्होंने किया भी। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने जूलॉजी से एग्रीकल्चर साइंस पढ़ना शुरू। पहले उनका जो विषय जूलॉजी था, उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर साइंस को ऑप्ट कर लिया, और यहीं से शुरू होता है उनका करियर। साइटोजेनेटिक्स में इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली से PG की डिग्री भी लिया उन्होंने साइटोजेनेटिक्स में। उसके बाद UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण करके IPS बने। इसको करियर को उन्होंने छोड़ दिया था बाद में, लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट के कारण नीदरलैंड में यूनेस्को के द्वारा जेनेटिक्स में फेलोशिप की डिग्री ली। यहाँ से स्कॉलरशिप लेना शुरू किया था यूनेस्को के द्वारा जेनेटिक्स में, नीदरलैंड से। उसके बाद 8 महीने व्यतीत करने के बाद स्वामीनाथन प्लांट ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में गए। प्लांट ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में सीखने के लिए, रिसर्च के लिए वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK गए थे। 1954 में जब डॉक्टर MS स्वामीनाथन इंडिया आए तो वह भारत के अनाज के बड़े संकट से, उस समय इंडिया बड़े संकट से जूझ रहा था। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब बहुत खतरनाक संकट था ये। विदेशी सहायता पर निर्भर थी जो मतलब भारत की जनता। यहीं से उन्होंने सेल्फ डिपेंडेंट फूड सिक्योर इंडिया का सपना देखा था, कि हमारा भारत भी फूड सिक्योरिटी को प्राप्त करे, न केवल फूड सिक्योरिटी को प्राप्त करे, बल्कि हम सरप्लस में हो, और हम बल्कि जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे एक्सपोर्ट भी करें। उन्होंने शुरुआत में 1960 के दशक में अमेरिकन जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, एक फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग से कोलैबोरेट किया था। शुरुआत में उनके साथ काम किया था डॉक्टर जो नॉर्मन बोरलॉग, उनके साथ ये हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इनके साथ उन्होंने काम किया था। और उनका डॉक्टर जो नॉर्मन बोरलॉग था, इनका जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी कि वो हाई यील्डिंग वैरायटीज के बारे में, वो उनका काफी अच्छा रिसर्च था, हाई क्वालिटी, और ये काफी जल्दी मतलब इसमें प्रोडक्टिविटी भी ठीक थी, और डिजीज रेसिस्टेंट था। उस समय उतना फर्टिलाइजर या एक तरीके से पेस्टिसाइड का विकास हो नहीं पाया था। तो इस समय जो जैसे हाई क्वालिटी के जो सीड थे, हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बीज थे, तो ऐसे में जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का जो शोध था, वो मैक्सिको जैसे देश में जहाँ पे फेमाइन के कारण लाखों लोग मरते थे, वहां पे कई लाख लोगों की जान बचाई थी। डॉक्टर बुर्लाग वर्क ऑन सेमी ड्वार्फ व्हीट, ये छोटे प्रजाति के ये थे व्हीट थे, और इन्होंने
मतलब मैक्सिको में लाखों लोगों की जिंदगी बचाया था। मतलब फूड प्रोडक्शन बढ़ गया था वहाँ पे। डॉक्टर स्वामीनाथन ने व्हीट वैरायटीज को भारत के लिए अपनाया और ग्रीन रिवॉल्यूशन अपनाया। मतलब ये जो डॉर्फ वैरायटी के व्हीट थे, उसको भी इंडिया ने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में अपनाया और फूड सिक्योरिटी की नींव रखी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने हाई यील्ड वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। एक उसकी वैरायटी का नाम है जिसका नाम है राइस का, IR8 राइस के। अब ये इसके साथ ही सेमी ड्वार्फ व्हीट हाईलिंग वैरायटीज की दो, जैसे IR8 राइस और सेमी ड्वार्फ व्हीट गेहूं, ये काफी प्रचलित थी। अब एक समय था कि इंडिया में जो खेत बिल्कुल खाली थे, बैरन लैंड थे, अब वो लग रहा था कि गोल्ड माइन, जो सोने की खान है, उसमें बदलने लगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बढ़ गया। धीरे धीरे इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक्स, जो सिंचाई के साधन थे वो बढ़ गए। मैकेनाइज्ड फार्म इक्विपमेंट, और धीरे धीरे ट्रैक्टर्स, इस तरह के यूज, कल्टीवेटर या रोटावेटर, इस तरह के यूज बढ़ने लगे। तो एक तरीके से एग्रीकल्चर मैकेनाइज होने लगी धीरे धीरे। एक ही दशक में, जब 1965 के आसपास, इंडिया का जो फीड प्रोडक्शन था 10 मिलियन टन था, लेकिन 10 ही वर्ष में 23 मिलियन टन हो गया। और आज फ्रॉम बीइंग ऑन द बैंक ऑफ फूड इमरजेंसी टू द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, भारत दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है, मतलब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्हीट का उत्पादक देश है। कुछ उनका इंटरनेशनली कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। 1982 से 88 तक वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के मनीला में है, ये उसके डायरेक्टर जनरल थे। उनको फर्स्ट, सबसे पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। इसी प्राइज से उन्होंने एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की नींव रखी थी। अभी इसकी देख रेख जो करती है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन करती है, इनकी बेटी है ये। जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की बेटी हैं। वे अग्रणी वैज्ञानिकों में थे जिन्होंने मैंग्रोव्स के कोस्टल प्रोटेक्शन को भी महत्व को भी पहचाना। मतलब कि ये इस महत्व को, जो मैंग्रोव थे उनके महत्व को समझ चुके थे, इसलिए उनके कंजर्वेशन में भी उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम ISME की स्थापना की। इसका हेडक्वार्टर ओकिनावा जापान में है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम का हेडक्वार्टर ओकिनावा जापान में है। MSSRF, जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है, तमिलनाडु और उड़ीसा में मैंग्रोव के विकास के लिए कार्य किया। इसका महत्व 2004 के सुनामी में भी देखने को मिला, जब इससे थोड़ा सा कोस्टल प्रोटेक्शन बढ़ गया। 2002 से 2007 तक उन्होंने पुगवास कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस एंड वर्ल्ड अफेयर्स की अध्यक्षता की। पुगवास जो कॉन्फ्रेंस है, वो ऐसा संगठन है जो फोकस्ड ऑन वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी पर फोकस करता है। आल्सो को चेयर द UN मिलेनियम प्रोजेक्ट ऑन हंगर। इन्होंने 2002 से 2005 तक यूएस मिलेनियम, जो UN का मिलेनियम प्रोजेक्ट ऑफ हंगर, भूख को लेकर जो प्रोजेक्ट था, उसको भी उन्होंने 2002 से 2005 तक चेयर किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। उनका प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट है बायो हैप्पीनेस, तो इन्होंने ही बताया था, एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड हार्मोनियस वेज ऑफ लिविंग, मतलब एक तरीके से सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग, ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल एनवायरनमेंट अराउंड देम थ्राइव टुगेदर। मतलब कि मानव और जो उसके आसपास का पर्यावरण है, एक साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, अलग अलग नहीं। तो ये थे इनके बारे में था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में। अभी ये लगता है कि इतना आसान रहा होगा, लेकिन अब लगता है कि अब जब हम सरप्लस हो गए हैं एग्रीकल्चर में, तो अब हम सस्टेनेबल खेती की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मतलब कि जो जो एग्रीकल्चर है, उसके जो प्रैक्टिस है उसको ग्रीन बना रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को उसको सतत बना रहे हैं। लेकिन उस समय जब भारत के पास केवल और केवल भूख थी, जहाँ पे लाखों लोग मर रहे थे, मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइड बिकॉज ऑफ फेमाइन, तो अब जब उस समय जब उन्होंने नींव रखी, तो आज का भारत जो सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों के प्रयासों से ही निर्मित हो रहा है। और हम अब डेवलप्ड जो भारत, विकसित भारत का सपना देख रहे हैं 2047 तक। तो यही लोग पिलर थे जिन्होंने अपने प्रयासों से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं।